हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 2 की यूनिट 1 जो कि थी लॉ ऑफ डिमांड, और उस यूनिट में हमने स्टार्ट किया था व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हम हमारी यूनिट 2 पढ़ रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ डिमांड, और इसमें हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर ऑफ डिमांड। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था प्राइस ऑफ इट्स ऑन गुड्स। इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड में ऑलवेज इनवर्स रिलेशन होता है। दैट मीन्स प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। ठीक है। सेकंड हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने 2 गुड्स देखे थे। एक देखा था हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे हमने देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज एट ईच अदर प्लेस सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर ओनली। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने देखा था 2 गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। और थर्ड पॉइंट हमने देखा था जो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करता है, दैट इज इनकम ऑफ द बायर। इनकम ऑफ द बायर और डिमांड में हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। फिर हमने इसमें देखा था अगर आपसे पूछा जाए इंफीरियर गुड्स और इनकम में कैसा रिलेशन होता है, तो वी नो दैट द इंफीरियर गुड्स आर लो क्वालिटी गुड्स। दैट मीन्स वो गुड्स जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो होती है और कोई भी पर्सन उन गुड्स का कंजम्पशन इसलिए करता है बिकॉज उसकी इनकम कम है। तो जैसे ही इनकम ज्यादा होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो वापस इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इनकम ऑफ द बायर देखा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने 3 टर्म्स देखी थी मेनली। वो थी हमारी, एक था डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवैगन इफेक्ट, एक था हमारा स्नॉब इफेक्ट एंड एक था वेबलेन इफेक्ट। हमने ये देखा था इनके अंदर कि ये जो इफेक्ट होते ये भी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग एक कोई भी कंज्यूमर उन्हीं चीजों की डिमांड करता है जो सबके पास है। दैट मीन्स ही और शी डिमांड द कॉमन थिंग। स्नॉब इफेक्ट का मतलब जो सबके पास है वो नहीं चाहिए, उसे सुपीरियर क्वालिटी की कोई चीज चाहिए। और वेबलेन इफेक्ट का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स। तो जो भी पर्सन इन इम्पैक्ट से या इन इफेक्ट से इम्पैक्टेड होता है वह उन्हीं चीजों की मांग करता है। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर तो सेम, स्नॉब के अंदर सुपीरियर, और वेबलेन का मतलब वैल्यूएबल थिंग्स। एक हमने देखा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर कंज्यूमर को प्राइस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है तो वो भी हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करती है। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो करंट की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि फ्यूचर में तो महंगा हो जाएगा तो आप आज डिमांड ज्यादा करते हो। अगर फ्यूचर प्राइस कम होने वाली है तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज आप इसको कब खरीदोगे, फ्यूचर में खरीदोगे। एक हमने देखा था गवर्नमेंट
पॉलिसीज, इसमें हम दो केसेस देख सकते हैं, सब्सिडी एंड टैक्स। टैक्स में भी कौन सा टैक्स? जीएसटी, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। अगर जीएसटी ज्यादा लगेगा तो गुड्स की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, और गुड्स की प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। किसी गुड्स पे हमें सब्सिडी मिलेगी तो हमारी प्राइस कम हो जाएगी गुड्स की, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे मल्टीपल फैक्टर, इसके अलावा वो भी थे, पॉपुलेशन भी इम्पैक्ट करती है, एज भी इम्पैक्ट करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी इम्पैक्ट करती है, किसी गुड्स की डिमांड कितनी होगी। ठीक है, तो दैट ऑल आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? पहले तुम नाम से समझते हैं। डिमांड को लेकर एक लॉ बना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। दैट मीन्स जहां पर भी लॉ बढ़ा जाता है दैट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये हर प्लेस हर सिचुएशन में काम करेगा। लॉ का मतलब उस चीज से है जो प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। ये साइंटिफिक रूल की बात कर रही हूँ मैं, जो लीगल लॉज होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज लीगल जो लॉज होते हैं वो पार्लियामेंट में बिल पास होके फिर लॉ बनता है, तो वो तो कंट्री स्पेसिफिक होता है, उन लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, साइंटिफिक लॉ की बात हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? डिमांड का लॉ है। और डिमांड का लॉ क्या बोलता है? डिमांड का लॉ ये बोलता है देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स जब जब प्राइस ज्यादा होगी कंज्यूमर डिमांड कम ही करेंगे, और जब जब प्राइस कम होगी कंज्यूमर डिमांड ज्यादा ही करेंगे। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स मतलब बताता है दैट देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड यूज किया है, ना कि सिर्फ डिमांड, बिकॉज देर इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा चेंज इन डिमांड, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बात क्या ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में जो वर्ड यूज होता है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट ओनली डिमांड। सो ये लॉ क्या बोलता है? देर इज Law of demand states that there is always inverse relation between price and quantity demanded, but इसकी एक कंडीशन है, subject to other things remaining constant। और इसको हम लैटिन फ्रेज में एक वर्ड बोलते हैं, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, सेटरिस पेरिबस। सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट मानना है। दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड हमारा तभी काम करेगा जब हम अदर फैक्टर को कांस्टेंट मान सकते हैं, मानेंगे। तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से? अदर फैक्टर्स हमने अभी अभी पढ़े। अदर फैक्टर्स आर, किस किस को कांस्टेंट मानना है? देखिए जो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स तो अपने आप में क्या बता रहा है? प्राइस ऑफ ऑन इट्स ओन गुड्स ही अपने आप में है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स बताता है लॉ ऑफ डिमांड को। बोला गया ये जो प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स है, जो लॉ ऑफ डिमांड, तभी काम करेगा जब बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो अदर फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अदर फैक्टर्स मींस अदर फैक्टर्स आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को भी हमें कांस्टेंट मानना है, इनकम ऑफ द बायर्स को भी हमें कांस्टेंट मानना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी कांस्टेंट मानना है, और जो भी फैक्टर है
प्राइस के अलावा जो डिमांड को इम्पेक्ट कर सकते हैं उन सबको हमें कांस्टेंट मानना है, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। पॉपुलेशन को भी हमें कांस्टेंट मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा लिख दिया, दैट मीन्स ये सारे फैक्टर हमें कांस्टेंट मानने। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। कैसे कि अगर इन फैक्टर्स को हम नहीं मानते तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम नहीं करेगा। वहां तक पहुंचने के लिए हमें लॉ ऑफ डिमांड का या डिमांड का कर्व बनाना आना चाहिए। तो पहले हम बनाना सीखेंगे डिमांड कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को हम ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल रूल है क्या कि पहली बात, अगर हमें कोई भी लॉ समझना हो जिसको ग्राफ के थ्रू समझना है तो हम बाउंडेड है कि हम दो ही फैक्टर ले सकते हैं, बिकॉज देर इज ओनली टू एक्सिस ऑन ग्राफ, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। इसलिए हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़े, या नेशनल इनकम का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े, या अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर हमें ग्राफ के थ्रू समझना है तो वी आर बाउंडेड कि हमें वहां पे टू ही फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज हम ग्राफ के थ्रू 3 या 4 चीजों को नहीं समझा सकते एक टाइम पे। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो डिमांड कर्व भी हमें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशन को ही ध्यान में रख के बनाना है। तो यहाँ पर जब भी किन्हीं दो फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशन होता है तो वहां पर हमारा कर्व हमेशा कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जब भी किन्हीं दो फैक्टर में डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब एक के इंक्रीज हो जाने पर दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे अपवर्ड बनेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी किन्हीं दो फैक्टर में इनडायरेक्ट रिलेशन है तो कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड जब भी किन्हीं दो फैक्टर में पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहले हम बनाएंगे हमारा डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व आपको समझ में आ गया होगा कैसा बनेगा, बिकॉज टू फैक्टर आर इनवर्सली रिलेटेड। तो डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मैं डेटा से नहीं बना रही हूँ, डेटा से भी वैसे बना ही सकते हैं। जैसे अगर मैं एक टेबल के थ्रू आपको ये कर्व बनाना सिखाऊं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब किसी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए थी तो कोई पर्सन उसकी 100 क्वांटिटी डिमांड करता था। क्लियर? जैसे ही इसकी प्राइस डिक्रीज होकर 9 रुपए हो गई तो इस पर्सन ने इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। जैसे ही इसकी कम होकर 8 रुपए हो गई, इस पर्सन ने इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर दी। जैसे इसकी प्राइस कम होकर 7 रुपए हो गई, इसकी डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी अगर प्राइस कम हो गई 6 रुपए तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाएगी। देखिए, प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन ही होगा अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानने पर। तो यहाँ हम इसका कर्व बनाएंगे। डेटा के थ्रू भी बना सकते और बिना डेटा के भी बना सकते, तो मेरा पर्पस समझाना है तो मैं विदाउट डेटा ही बना रही हूँ। देखिए, जब किसी चीज की प्राइस P थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड Q था।
एक मिनट, पहले हम लिख लेते हैं कि हमने ओ एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, क्वांटिटी डिमांडेड को, और ओ वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है प्राइस को। जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस पी थी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था। जैसे ही किसी की प्राइस इंक्रीज हो गई, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। जैसे ही इस कमोडिटी की प्राइस P1 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया Q1, ये P1 हुई तो ये Q1 हुई। जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो गई तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, ये P2 हुआ तो ये Q2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे ये जो कर्व बनेगा इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, यही हमारा क्या है, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व हमारा कैसा है, डाउनवर्ड। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में ऑलवेज एंड ऑलवेज इनवर्स रिलेशन होगा, सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसलिए हमारा कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है। अब हमें ये समझना है, जो प्रीवियस डेफिनेशन में हमने ऊपर एक वर्ड लिखा था सेटरिस पेरिबस, इस सेटरिस पेरिबस को हम नहीं मानते हैं तो क्या लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे? इस एग्जांपल से समझते हैं। जब किसी गुड्स की प्राइस 10 रुपए थी तो पर्सन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 100 कर रहा था, या इसको हम लास्ट से भी देख सकते हैं, लास्ट से देखते हैं। जब किसी गुड्स की प्राइस 6 रुपए थी तो पर्सन उसकी डिमांड 140 यूनिट करता था। जैसे इसकी इंक्रीज हो गई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। अगर सेम टाइम पे जब किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है उस पर्सन की इनकम में भी चेंज हुआ, अगर हम उस इनकम के चेंज को कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स जब कोई गुड्स महंगा हुआ सेम टाइम पे अगर उस पर्सन की इनकम भी इंक्रीज हो गई तो क्या वो पर्सन अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम करेगा? क्या नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने इनकम में चेंज को कंसिडर करा, और जैसे ही मैंने इनकम में चेंज को कंसिडर करा, प्राइस इंक्रीज हो जाने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कम नहीं हो रहा है। सेम किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए, लेकिन अचानक बहुत सारी पॉपुलेशन माइग्रेट होकर उस एरिया में आ गई, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से भी प्राइस इंक्रीज हो जाने के बावजूद डिमांड में चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया। इसलिए अदर फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट मानना पड़ता है। अगर अदर फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट नहीं मानूंगी तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप सभी को? होपफुली यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट करते हैं, दैट इज चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज किस किस तरीके से होता है? तो चेंज इन डिमांड तो हमें ऑलरेडी पता है। कैसे? बिकॉज बच्चों जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वहां पे हमने यही तो देखा था कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं। इन्हीं सब में चेंज हो जाने की वजह से क्या होती है, हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। तो चेंज इन डिमांड में हम देखने वाले हैं दो मेन पॉइंट। इनको देखिए हमने कैसे डिवाइड करा है। अभी सिर्फ आपको नाम पे फोकस करना, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी। चेंज इन डिमांड में हम दो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और एक होता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन। चेंज इन डिमांड में दो चीजें होगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स है जो आपको सिमिलर लगेंगे, एक्सपांशन और इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज।
क्लियर है? एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी बढ़ना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना या सिकुड़ना होता है, और डिक्रीज का मतलब भी कम होना सिकुड़ना होता है। बट हिंदी में मतलब सेम होने के बावजूद भी इनका कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। कैसे? अब वापस फर्स्ट पॉइंट पे आइए। जो हमने फैक्टर्स लिखे थे, अगर मैं सिर्फ प्राइस के इम्पैक्ट को कंसिडर करती हूँ, दैट मीन्स प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। सिर्फ प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दैट मीन्स प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इसको हम इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन डिमांड। अगर प्राइस ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इसको हम डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर है? दैट मीन्स सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट लेने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, इन सब में चेंज हो जाने की वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। दैट मीन्स एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो इसको तो चेंज मानेंगे, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे। और जब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पढ़ेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज मानेंगे, लेकिन प्राइस को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। जैसे पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, नॉट एक्सपांशन इन डिमांड। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, आपको भी कॉपी में नोट करना है। when change in demand due to change in price only, ठीक है? सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। प्राइस ज्यादा तो डिमांड हो जाएगी कम। अब डिमांड कम हुई है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपांशन। अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड हो जाएगी ज्यादा। एक मिनट, इसको ठीक करते हैं। अगर प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड कम होगी, इसको क्या बोला? क्योंकि डिमांड कम हो गई ना, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा होगी, तो डिमांड ज्यादा हुई है, हमें डिमांड पे फोकस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपांशन। क्लियर हो गया? तो प्राइस का इंपैक्ट लेने से डिमांड पे जो इंपैक्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, प्राइस में जब चेंज होता है और डिमांड पे जो इंपैक्ट पड़ता है तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। आई एम रिपीटिंग, अगर सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट लेना है और चेंज इन डिमांड देखना है तो हम उसको चेंज इन डिमांड ना बोल के क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो डिमांड में चेंज होता है तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे ओनली डिमांड। क्लियर हो गया? अगर प्राइस का इंपैक्ट की वजह से डिमांड इंपैक्टेड हो रही तो सिर्फ डिमांड वर्ड यूज नहीं करना है, वर्ड यूज करना है क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए देखिए, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने वर्ड वहां पे कौन सा यूज किया था? क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों किया था? बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड में हम इंपैक्ट किसका लेते हैं? सिर्फ प्राइस का लेते हैं, इसलिए प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर के साथ वर्ड यूज होगा डिमांड। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें आप फुटनोट की तरह लिख सकते हैं, एक्सपांशन इन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ contraction is also known as change in quantity demanded। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं।
ये हमारा ओ वाई एक्सिस है और ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई पे हम डिनोट करते हैं प्राइस को और यहाँ पे हम शो करते हैं क्वांटिटी को। जब प्राइस पी थी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था। जैसे ही प्राइस हमारी इंक्रीज हो गई, पी से P1, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। और अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया। ये ओरिजिनल प्राइस है P, ये ओरिजिनल प्राइस है P, ये है हमारी Q। जैसे ही P1 हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गया। P पे Q था, P1 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गया। प्राइस डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे Q2 हो गया। और डिमांड करो आपको पता ही कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस पॉइंट्स पे मैं पता लगाना है कि कहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है और कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए ये तो था हमारा ओरिजिनल पॉइंट, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ए पे थी प्राइस और क्वांटिटी, जो कि ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल क्वांटिटी थी। प्राइस इंक्रीज हुई P1 पे, इस वाले पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया Q1 पे। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ है ना, दैट मींस बी वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को। और ये पॉइंट को सी नाम दे दिया। सी पॉइंट कैसे आया, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई थी तो डिमांड इंक्रीज हो गई थी, तो इसलिए सी किसको दिखा रहा है, एक्सपांशन को। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है मूवमेंट से। मूवमेंट से कैसे आता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर या एक्सपांशन के अंदर मूवमेंट ऑन दी कर्व कैसे होता है, लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट या हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। हमें ये ध्यान रखना है ओरिजिनल पॉइंट के कंटेक्स्ट में। ओरिजिनल पॉइंट अपना ए है, ए से बी पर हम अगर जाते हैं, ए से बी पर जाते हैं, दैट मीन्स बी और ए के कंटेक्स्ट में ए तो क्या है हमारा लोअर पॉइंट है और बी क्या है हमारा हायर पॉइंट है। तो ए से बी के कंटेक्स्ट में दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन के केस में मूवमेंट होता है लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ। क्लियर हो गया। एक्सपांशन के केस में एक्सपांशन कहाँ पे, सी पॉइंट पे। अगर सी पॉइंट पे एक्सपांशन है तो मुझे ए से सी पे आना पड़ेगा। तो ए और सी के कंटेक्स्ट में ए तो है हायर पॉइंट और सी है लोअर पॉइंट, दैट मीन्स एक्सपांशन के केस में मूवमेंट होता है हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्सपांशन में मूवमेंट कैसे हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है हमारा ए और सी, ए से सी, और ए से सी को हमने क्या बोला है, हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसा होगा, लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट पता करना है हमें, और मूवमेंट यहां पे हो रहा है हमारे ए से बी। ए से बी को देखेंगे तो ए तो हो गया लोअर पॉइंट और बी हो गया हायर पॉइंट। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है लोअर पॉइंट टू हायर। क्लियर हो गया। तो यहां से हमें एक और बात पता चली, क्या, अगर मूवमेंट ऑन दी डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व की बात हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बिकॉज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम एक ही डिमांड कर्व के थ्रू शो कर सकते हैं। यहाँ पर डिमांड कर्व में कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके तीन नाम हो गए,
कैसे? पहला तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड खुद था अपने आप में, बाद में मैंने आपको बताया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात हो रही है। और अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात हो रही है तब भी किसकी बात हो रही है? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात हो रही है। अगर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर का इंपैक्ट लेना है क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, जो कि होगा प्राइस। और प्राइस के कंटेक्स्ट में हम सिर्फ डिमांड वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते? यूज करते क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगा? व्हेन चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in other factor का मतलब other than price, क्योंकि प्राइस तो हमने वहां पे ले ली एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे प्राइस को नहीं लेना है, यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट मानना है और अदर फैक्टर में चेंज मानना है। अब अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अदर फैक्टर मीन्स price of related goods, income of the buyer। ये वही सारे फैक्टर होंगे जो हमने फर्स्ट टॉपिक में देखे थे, प्राइस के अलावा सारे फैक्टर, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके सारे पॉइंट आ जाएंगे प्राइस के अलावा। अब इसको हम कर्व के थ्रू कैसे शो करेंगे वो आपको समझना है। अगेन दो एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस। ओ वाई पे हम दिखाएंगे प्राइस और ओ एक्स पे दिखाएंगे क्वांटिटी। देखिए यहाँ वाले में हमें प्राइस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, बिकॉज हमने ऊपर पहले ही लिख लिया कि अदर फैक्टर में चेंज होगा अदर देन प्राइस। दैट मीन्स प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो प्राइस की लाइन बिल्कुल कांस्टेंट हमने बना दी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। और डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये मैंने डिमांड कर्व बना दी। ठीक है, तो ये प्राइस है और ये डिमांड है। दैट मीन्स ओरिजिनल डिमांड हमारी कहाँ पे है? क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे है ओरिजिनल डिमांड। अब इस प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो गया। जब डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट हुआ है इधर, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि ये देखिए मेरे राइट हैंड की तरफ है तो राइटवर्ड शिफ्ट है। पहले यहाँ पर क्यू पर था, अब कहाँ चला गया? Q1 पे चला गया। तो कांस्टेंट प्राइस पे ही डिमांड इंक्रीज हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। अब प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ होगा। या तो क्या हो सकता है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, या जीएसटी की रेट कम हो गई, या कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। किसी भी फैक्टर से अगर डिमांड इंक्रीज हुई है अदर देन प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीज इन डिमांड। और इस डिमांड कर्व को हमने नाम दे दिया डी। अगर कांस्टेंट प्राइस पर ही हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है, देखिए जैसे लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ तो हमें न्यू पॉइंट मिला, उसको हमने नाम दिया Q2। Q से हमारी डिमांड Q2 पे शिफ्ट हो गई, इधर था राइट शिफ्ट और इधर था लेफ्ट। कांस्टेंट प्राइस पर ही डिमांड कम हो गई, इसका मतलब अदर फैक्टर में चेंज हुआ है। अदर फैक्टर मतलब या तो इनकम कम हो गई हो, गवर्नमेंट ने सब्सिडी रिवोक कर ली हो, गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट इंक्रीज कर दी हो, या उस एरिया में पॉपुलेशन कम हो गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन प्राइस के अलावा अदर फैक्टर होंगे। तो इसमें एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे एक ही कर्व पे हमें पता लग रहा था कब एक्सपांशन हो रहा है और कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट
यहाँ पर एक कर्व से हमें पता नहीं लगता है, यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। इसलिए इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट देखते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर का इंपैक्ट देखते हैं, इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, तो उसको वर्ड यूज करते हैं चेंज इन डिमांड। तो इसको हम चेंज इन डिमांड भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। तो दैट मीन्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको लिखा हुआ चेंज इन डिमांड किस किस वजह से होता है, तो वहाँ पे प्राइस भी लिखा होगा, इनकम भी लिखा हुआ होगा और कुछ अदर फैक्टर भी लिखे हुए होंगे, तो इसका आंसर प्राइस नहीं होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है किस किस वजह से होता है, तो वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिखा हुआ है, इनकम ऑफ द बायर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? ओनली प्राइस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड। तो जैसे ही राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था, तो राइट वर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो गया आप सभी को? तो आप इसे नोटबुक में नोट कर लेना, बिकॉज लिखी हुई चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रह पाती है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक कंक्लूड करेंगे। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 के यूनिट 1। यहाँ पे हमने देखा था ऐसे कौन कौन से फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और उसको एक वर्ड यूज करते हैं लैटिन फ्रेज सेटरिस पेरिबस, दैट मींस अदर फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट मानना है। फिर हमने देखा था डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में ऑलवेज एंड ऑलवेज इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए डिमांड कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके बाद हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड को। चेंज इन डिमांड के अंदर हमने देखा दो तरीके से हो सकता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अगर प्राइस का इंपैक्ट लेंगे तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट लेंगे तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो होपफुली आज का जो भी मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।